हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पुनः फिर विज्ञान क्लास 6 के लिए पाठ्य पुस्तक को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उससे जितने भी संभावित प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस एक चैप्टर से बनते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड, क्लास 6 विज्ञान, एनसीईआरटी चैप्टर 2। तो हम लोग देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करेंगे और उससे जितने भी एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एनसीईआरटी बुक चैप्टर सेकेंड। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं एक चैप्टर से, कहाँ कहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज को भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए चैप्टर 1 को पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था, लाइन बाय लाइन पढ़ा गया था और इसमें जितने भी संभावित प्रश्न थे जो एनसीईआरटी से बनने वाले प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया गया था जो आपको एमसीक्यू के रूप में दिया गया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एमसीक्यू को टच कर सकते हैं और एग्जाम के तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर। तो एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, उससे हम लोग देखते हैं कि कितने प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न कठिन होते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जिससे प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे। वो चीज पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए भोजन के घटक, सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर है भोजन के घटक। देखिए ये भोजन के घटक है, ये सेकेंड चैप्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन के घटक अलग अलग रूपों में देखते हैं कि भोजन की पूर्ति कैसे होता है, भोजन हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद हैं, हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। इसमें देखिए सभी प्रश्न माने कि इसमें सभी लाइन बाय लाइन पढ़ने से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं होते। इसमें कुछ कुछ वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक एनसीईआरटी बुक से, एक चैप्टर से समथिंग 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग इसमें टैग करेंगे, देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तिकारा की अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिसके हम लोग खाते हैं। तो देखिए ये हम लोग सूची बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन कौन से भोजन सामग्री को खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, उस सब के बारे में सारा चीज यहाँ बताया जा रहा है। ये सबसे देखिए हाँ यहाँ पे एक सवाल यहाँ से आएगा कि एक प्रकार के भोजन में चपाती दाल और बैगन का भरता होता है, हो सकता है, तो दूसरी में चावल सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अम्पा, हाँ यानी मछली तथा सब्जी भी हो सकती है। देखिए ये अलग अलग प्रकार है, भोजन करने का एक प्रक्रिया है अलग अलग। जैसे दो तीन व्यक्ति अलग अलग होते तो उनकी भोजन करने की प्रक्रिया जो है से अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो देखिए क्रियाकलाप भी करने के लिए, तो यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग भोजन करने का चॉइस होता है और हर चीज न्यूट्रिएंट्स के आधार पर भी सबको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। जैसे हम लोग देखते हैं चपाती दाल और बैगन का भरता है, ये हर किसी का फेवरेट ये अलग अलग होगा। तो दूसरे व्यक्ति का फेवरेट हो सकता है चावल सांभर तथा भिंडी के सब, भिंडी हो सकती है। कि हर किसी व्यक्ति का अलग अलग खाने का चॉइस होते हैं, इसी टाइप से दिया गया है यहाँ।
इसमें देखिए दिया हुआ है क्या, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से अन्न से बना हुआ कम से कम एक व्यंजक होता है, जो दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि हर एक व्यक्ति का भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। हर किसी व्यक्ति का पसंदीदा भोजन अलग अलग होता है। तो किसी को ज्यादा मांसाहारी पसंद होता है, तो किसी का ज्यादा शाकाहारी पसंद होता है। एक वेज एक नॉन वेज, सबको अलग अलग प्रक्रम में रहता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नहीं बन सकते, बस यहाँ से यही खाली बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति का अलग अलग भोजन करने का चॉइस होता है। किसी के अगर 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति का खाने का चॉइस अलग अलग होगा। किसी के थाली में देख सकते हैं कि हो सकता है उसमें कोई में अन्न होगा, कोई में खाद्य पदार्थों के रूप में दाल मांस भी होंगे, तो कोई में सब्जी होगा, मट्टा अचार भी शामिल हो सकता है। सबको खाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं इसमें और आगे। हो सकता है कि इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपको द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजक छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजक जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। ये देखिए सब विधि करने के लिए कह रहा है कि कौन कौन से भोजन सामग्री में छूटी गई है, वो चीज को पूरा करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर और क्या कहता है आगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजकों को नहीं ले पाते हैं। जिसको लेना चाहिए उसे नहीं ले पाते हैं, और जिससे नहीं लेना चाहिए उसी को हम लोग ले पाते हैं। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का कहना है। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम उसको न खाने के दौरान भी हम उसे भूख लगने के दौरान हम उसे खा लेते हैं। जैसे कि आप चिप्स वगैरह हो गए, आपको खाने की इच्छा नहीं लेकिन गरज में खाने पड़ जाता है। तो इसलिए वही कह रहे हैं कि कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजकों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब उस चीज को हम लोग खा लेते हैं। खाने की पसंदीदा नहीं है लेकिन हम लोग खा लेते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी। अब यहाँ पे कहता आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इन सभी के विवरण वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए, कि भोजन करने का आधार क्या होना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को भोजन करने का तरीका किस प्रकार से होनी चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो बच्चों को सही हो, सही मार्ग पे हो, उसको सही के लिए बहुत लाभदायक हो। तो शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल हमारे शरीर में हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग भोजन सामग्री होती है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब देखिए कोई व्यक्ति है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को जैसे ग्रहण करेंगे तो उस क्रम में अलग अलग चीज बन सकता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ये बिल्कुल सही है। हम कोई भी व्यंजक को तैयार करना चाहेंगे तो उसमें देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में क्या देख पाएंगे कि जो कंडीशन में हम लोग जैसे चावल अगर बनाना जाए तो चावल और हम लोग कच्ची चावल और पानी का उपयोग करते हैं। हम लोग उसको हम लोग चावल को सिझाने के लिए ज्यादा उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यही कहते हैं कि प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक कच्ची सामग्रियों का उपयोग करता है। जैसे दाल बनाना है तो उसमें मसाला हो गए, पानी हो गए, कच्ची दाल हो गए, वो सारा चीज पदों का एक समूह हो जाता है वहां। तो यहाँ बताया जा रहा है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि कुछ कुछ वैसे राज्यों जिनके भोजन सामग्री बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ कुछ वैसे राज्य हैं जिनके भोजन सामग्री अलग अलग होते हैं। अब कहीं कहीं का माने कि जब देखा जाए तो खाने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम लोग कहीं कहीं देख सकते हैं कि खाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। अब देखिए हम लोग पंजाब के लिए देखना चाहते हैं। क्षेत्र में देखते हैं, क्षेत्र राज्य में अन्य अन्न का व्यंजन, दाल मांस का व्यंजन, सब्जियां, अन्य व्यंजन। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
कि हर किसी राज्य का भोजन, कौन सी चीज फेवरेट वहाँ है, कौन सी चीज प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, वहाँ के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग पंजाब देखते हैं तो पंजाब में क्या है कि पंजाब के व्यक्ति को अन्न का व्यंजन में देखा जाए तो मक्के की रोटी, मक्के जो व्यंजन के रूप में है, मक्के की रोटी वहाँ खाना ज्यादा पसंद करते हैं वहाँ के लोग। पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब में मक्के की खेती अत्यधिक होती है, इसलिए वहाँ के व्यक्ति को ज्यादा चॉइस रहता है कि पंजाब वाले व्यक्ति मक्के की रोटी खा सके। फिर उसमें क्या, अगर दाल मांस का व्यंजन में देखा जाए तो राजमा, सब्जियों में देखा जाए तो सरसों के साग वहाँ के लिए ज्यादा फेवरेट चीज है। अन्य व्यंजक में देख रहे हैं तो दही और घी, ये हमारा क्या है पंजाब के लिए। अगर पंजाब से पूछेगा कि वहाँ का मुख्य व्यंजन क्या है, तो अगर मुख्य व्यंजन में पूछेगा तो याद रखिए कि आपको बताना होगा मक्के की रोटी। वहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएगा कि मक्के की रोटी, चावल, सब अलग अलग आ सकता है। तो उसमें याद रखिए कि चावल, तो चावल नहीं होती है, यानी पंजाब में मक्के की रोटी होती है, राजमा, सरसों का साग और दही घी होता है, ये उसका मुख्य व्यंजन के रूप में है। वो आंध्र प्रदेश में देख लिया जाए तो आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्टी की अचार, ये सब सारा चीज होती है। तो पंजाब में, पंजाब का व्यंजन मक्के की रोटी होती है यहाँ, यानी पंजाब में गेहूं और मक्का अत्यधिक उगाया जाता है, इसीलिए वहाँ मक्के की रोटी वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ये समझ लीजिएगा, पंजाब में मक्के, पंजाब में गेहूं और मक्का अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ का प्रसिद्ध रोटी, प्रसिद्ध में क्या हो जाएगा, रोटी प्रसिद्ध है वहाँ के लिए। दाल मांस व्यंजन, राजमा, राजमा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए पंजाब वाले व्यक्ति को राजमा वहाँ ज्यादा मैंने प्रसिद्ध है, वहाँ के व्यक्ति लोग ज्यादा पसंद करते हैं। सब्जी में सरसों का साग, सरसों पंजाब में खूब उगाई जाती है, इसीलिए वहाँ का लोकप्रिय हमारा सरसों है, सरसों का साग है वहाँ, क्योंकि हमारे बिहार में पंजाब से बहुत सारे सरसों यहाँ बिहार में ट्रांसफर किए जाते हैं, लाए जाते हैं। अन्य व्यंजक में दही घी, दूध और दूध, मैंने दूध उत्पादन में पंजाब अत्यधिक मात्रा में विकसित है, तो इसलिए वहाँ दही और दूध भी वहाँ ज्यादा मात्रा में सब पसंद करते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में चावल जो है, आंध्र प्रदेश में चावल मुख्य भोजन है, क्योंकि वहाँ धान की खेती अत्यधिक की जाती है, इसीलिए आंध्र प्रदेश में चावल की खेती, चावल मैंने कि धान की खेती अत्यधिक होने के कारण ही वहाँ का प्रमुख चावल है। देखिए पंजाब में सबसे ज्यादा क्या होता है, मक्का होता है, याद रखिएगा पंजाब में सबसे ज्यादा क्या होता है, मकई, मैंने मक्के प्लस में गेहूं होते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा धान होते हैं वहाँ, ठीक है, ये चीज को समझिएगा। आंध्र प्रदेश में चावल मुख्य भोजन है, क्योंकि अगर यहाँ पे सवाल है क्योंकि, तो वहाँ धान की खेती अत्यधिक होती है, जिसके कारण वहाँ चावल अन्य व्यंजन के रूप में मुख्य स्रोत है वहाँ। दाल मांस का व्यंजन, अरहर की दाल तथा रसम, ये है ना, यानी रसम एक प्रकार का खट्टा है ना, जैसे रसम अगर यहाँ पर आता है, एक रसम हमारा एक अलग चीज है। अरहर की दाल है तो खैर सिंपल है अरहर की दाल, तथा रसम, चारू जो है, ये आखिर रसम क्या है, रसम एक खट्टा मसालेदार तरल व्यंजक है, जो वहाँ के व्यक्ति ज्यादा पसंद करते हैं, आंध्र प्रदेश के व्यक्ति लोग। क्या है रसम, रसम एक खट्टा मसालेदार तरल व्यंजक है, जो वहाँ के व्यक्ति लोग उसे खाते हैं। अब सब्जी यहाँ आ गए, अब सब्जी में देख सकते हैं हम लोग, तो स्थानीय रूप में उगाई जाने वाला सब्जी है कद्दू। अन्य व्यंजक में देख सकते हैं तो मूंगफली, घी, अचार, ये वहाँ के लिए फेवरेट चीज है।
आंध्र प्रदेश का अचार बहुत प्रसिद्ध है और भोजन थोड़ा तीखा होता है वहाँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश के व्यक्ति लोग को देखिए तीखा प्रकार का भोजन करने का ज्यादा प्रयास करते हैं, ज्यादा खा हुआ पसंदीदा ही है। तो इसी तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ का देखिए इन्वायरमेंट अलग अलग है, हमें समझ सकते हैं कि अलग अलग राज्यों का जो भोजन के वहाँ जलवायु और खेती पर निर्भर होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। जहाँ गेहूं और मक्का अत्यधिक उगाई जाती है तो वहाँ के लिए रोटी ज्यादा खाई जाती है। जहाँ धान की खेती अत्यधिक होती है वहाँ पर चावल का भोजन के रूप में चावल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो भोजन में अनाज, दाल, सब्जी और अन्य पदार्थ मिलाकर ही संतुलित आहार बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग देख सकते हैं राजस्थान को। अगर ये और देखिए इसमें 2-3 कॉलम दे आए तो अपने आप से राजस्थान को आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो राजस्थान में अन्य व्यंजक के रूप में बाजरे की रोटी होती है। क्यों? कि राजस्थान में कम वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ बाजरा अत्यधिक उगाए जाते हैं। दाल, मांस का व्यंजन, दाल पंचमेव दाल वहाँ पे होते हैं। सब्जी में देखा जाए तो सब्जी में देखा जाए तो कट्टे की सब्जी होती है, यानी गड्ढे की सब्जी होती है वहाँ। अन्य व्यंजक में छाछ, अचार होते हैं। वहाँ प्रसिद्ध भोजन दाल बाटी चूरमा है। अगर आपसे कोई पूछेगा राजस्थान की प्रसिद्ध भोजन क्या है, तो यहाँ अगर राजस्थान लिखेंगे और प्रसिद्ध व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो दाल बाटी चूरमा है वहाँ का, राजस्थान का। उसी तरह से गुजरात को देख लेंगे तो गुजरात में रोटी रोटी थेपला होता है, रोटी और थेपला गुजरात का। उसी तरह से दाल मांस व्यंजक में गुजराती दाल होते हैं, सब्जी में आलू टिंडा मिश्रित सब्जी होते हैं, अन्य व्यंजक में ढोकला, खांडवी, छाछ इस तरीका से होता है। भोजन हल्का मीठा और कम मसालेदार होता है वहाँ का। अगर गुजरात में जाते हैं तो भोजन हल्का मीठा होता है और कम मसालेदार होता है वहाँ। अगर गुजरात में देखिएगा तो गुजराती लोग सबका अलग भोजन ही सामग्री होते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल में हम लोग चलते हैं तो पश्चिम बंगाल में क्या चावल, क्योंकि वहाँ चावल अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। दाल मांस का व्यंजक यानी मछली फिश करी वहाँ का बोला जाता है, क्योंकि समुद्र के किनारे वहाँ तो मछली फिश करी है ना, मशरूम दाल ये सब वहाँ के लिए मुख्य प्रसिद्ध है। सब्जी में देखा जाए तो आलू पोस्ता। अन्य व्यंजक में देखा जाए तो रसगुल्ला दही ये सब चीज होते हैं वहाँ, ये सब सारा चीज याद रखिएगा। यहाँ चावल और मछली बहुत प्रसिद्ध होते हैं बंगाली लोग के लिए, इसलिए वहाँ का फेवरेट चीज मछली और चावल होते हैं। महाराष्ट्र में अगर इसी प्रकार से देख लिया जाए तो भकड़ी ज्वार की भकरी यानी चावल। फिर वरण दाल होता है वहाँ, भिंडी बैगन है ना, पापड़ भी वहाँ होता है। यहाँ का भोजन थोड़ा मसूरदाल जरूर होता है महाराष्ट्र वाले का, इसलिए याद रखिएगा। और उसी प्रकार से तमिलनाडु में अगर देखा जाए, तमिलनाडु के बारे में हम चर्चा करेंगे तो चावल सांभर, वहाँ चूंकि अन्य व्यंजक के रूप में चावल आ सकते हैं, दाल सब्जी में सांभर आता है, सब्जी में पोरियल सूखी सब्जी वहाँ ज्यादा सब पसंद करते हैं तमिलनाडु में। अन्य व्यंजक में इडली डोसा नारियल चटनी, वहाँ नारियल चटनी तो बहुत अत्यधिक मात्रा में, क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के पास नारियल की खेती अत्यधिक होती है। तो इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं सभी जब होता क्या है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की सारे चीज खेती की जाती है वहाँ। अब हम लोग इसी में और आगे चलते हैं। अब देखते हैं या जंतुओं से मिलते हैं। देखिए ये सब सारा चीज देखिए यहाँ पे बताया जा रहा था, यहाँ पे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा था यहाँ पे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है, जो हमें पादपों और जानवरों से प्राप्त होती है या जंतुओं से देखिए मिलते हैं। ये तो हर किसी को पता है कि पादप और जंतुओं से मिले होते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक चीजों को मिलाना, एक साथ मिलाना संघटक कहलाता है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। अब देखिए पोषक, अब यहाँ पे एक सवाल आता है पोषक, पोषक क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं वह पौधे या जंतुओं से मिलता है। इसी खाने की कुछ खास चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। ये सभी माने जरूरी चीजों को हम लोग एक तरीके से पोषक के रूप में समझ सकते हैं। अगर इसको परिभाषा के रूप में देखा जाए तो भोजन में उपस्थित वे घटक
जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य रहने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे पोषक कहते हैं। अगर यहाँ पे जैसे पोषक, यहाँ देखिए सवाल आता है, जितने भी सारा चीज न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं तो सब अलग अलग रूप में रहता है। तो ये देखिए पोषक, ये पोषक जो है ना, यहाँ से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या पोषक, आखिर आपसे पूछ देगा पोषक क्या है, तो यहाँ से एक डिफिनेशन के तौर पे देख सकते हैं। तो पोषक क्या है, तो भोजन में उपस्थित वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम लोग पोषक कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम लोग पोषक कहते हैं। अब इसी में देखिए, अब पोषक में कौन कौन से चीज हमारे होते हैं, तो मुख्य पोषक हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5 पोषक तत्व होते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो भोजन में, हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। फर्स्ट में आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड में आता है प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये सभी चीज हमारे पोषक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अलावा भोजन में रुक्षांश, आहारी रेशे और जल भी मौजूद रहते हैं। ये याद रखिएगा। इसमें क्या क्या चीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। अब इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल की शामिल होती है, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पोषक मैंने पोषण में कौन कौन से 5 पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। आपसे ही पूछेगा कि भोजन में, यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का यहाँ से देखिए प्रश्न निकाल कर पूछ दिया जाता है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भोजन में 5 पोषक तत्व निम्न में से कौन है। तो ये होता है, पांचों तत्व याद रखिएगा, कौन कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये 5 चीज होते हैं। क्या क्या फिर से याद रखिएगा, 5 पोषक तत्व कौन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। 5 होगा, 1 2 3 4 5। अब इसके अलावा भी अलग होता है, लेकिन वो अलावा में है, लेकिन ये 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसके सिवाय भी क्या होते हैं, भोजन में रुक्षांश तथा जल, ये भी दोनों शामिल रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जब भी आता है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सब सारा चीज पड़ेगा, क्या आप सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों में हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से एक या एक से अधिक पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम देखिए, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम ये देख सकते हैं कि जो भी भोजन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व मौजूद हैं या नहीं, वो चीज को हम लोग परीक्षण करके देख सकते हैं। जैसे आपको एक थाली में भोजन मिल गया, तो उस भोजन में आप ये देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये 5 चीज में उसमें देख सकते हैं कि थाली में कौन कौन सी चीज में उपस्थित है, क्या क्या चीज है। तो उसको हम लोग एक तरीका से एक्सपेरिमेंट करके पहचान सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो उसको जांचने की विधि अलग अलग है। ये सब सारा चीज वही दिया हुआ है, क्रियाकलाप में हम लोग कैसे कैसे सब चेक करेंगे। आइए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट कि कई प्रकार से होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड एवं शर्करा के रूप में होते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज देखिए समझिएगा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मौजूद रहता है। यहाँ से सवाल आएगा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति किस रूप में होता है। तो याद रखिए, मंड और शर्करा के रूप में। क्योंकि चावल में आप देखे होंगे कि भात में अधिकांश चींटी लग जाता है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा शर्करा यानी मीठा रहता हो। यानी कि जो अत्यधिक, जिस किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गई है तो उसे अत्यधिक चावल खाने की अनुमति नहीं होती। उसके भी डॉक्टर लोग उसको कंट्रोल करते कि चावल नहीं खाना है। क्यों, क्योंकि उसमें मंड एवं शर्करा की मौजूदगी ज्यादा होती है।
तो हम लोग आइए चलते, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को चेक करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से कैसे चेक किया जाता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देख सकते हैं और हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में क्या क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले परीक्षण करके देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज है। परीक्षण करने के लिए क्या क्या चीज हमें जरूरी होती है, उस चीज पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए पहले नंबर कहता है यहाँ पर कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में अधिक आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है, कि आयोडीन का विलयन कैसे बनाइएगा, क्योंकि चेक करने के लिए आयोडीन युक्त हमें चाहिए। तो आयोडीन का एक विलयन चाहिए, मैंने घोल चाहिए आयोडीन युक्त, तब तो उसमें लोग परीक्षण कर सकते हैं। तो आयोडीन का विलयन कैसे प्राप्त होगा, तो इसको याद रखिए। आयोडीन का विलयन प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। पहले नंबर, तो सबसे पहले आयोडीन को बनाने के लिए हम एक परखनली लेंगे, मैंने कि टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आधी परखनली तक साफ पानी डाल देंगे। पानी जैसे डाल दीजिएगा उसमें, तो पानी क्यों डाला जाता है, क्योंकि विलयन बनाने के लिए, घोल बनाने के लिए पानी होना अति आवश्यक है। अब उसमें टीचर आयोडीन की 2 से 3 बूंद डाल दीजिए। टीचर आयोडीन 2 से 3 बूंद डाल दीजिए और डालने के बाद उसका हल्का सा हिलाइए। जैसे उसको मान चलिए, जैसे अगर टीचर आयोडीन का जो डाल दी उसमें, टीचर आयोडीन डालने के बाद उसमें क्या होता है, मिलाया जाता है। अब आता है कि टीचर आयोडीन क्या है। तो टीचर आयोडीन के बारे में हम लोग समझ रहे, टीचर आयोडीन में क्या क्या हो जाता है। इसमें होता है कि आयोडीन, कैल्शियम, है ना, पोटेशियम को आयोडाइड, यानी कैसे टीचर आयोडीन कैसे बनता है। तो टीचर आयोडीन का एक सूत्र होता है, मैंने सूत्र बनाया जाता है इसको टीचर आयोडीन में, जिसमें क्या क्या रह सकता है, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, एथिन एल्कोहल, ये सभी को सम्मिश्रित करेंगे हम, तो टीचर आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, तो टीचर आयोडीन जैसे ही बन जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से 3 बूंद, आपको जो आधा जो पानी जिसमें डाला हुआ था उसे 2 से 3 बूंद डालेंगे, और डालने के बाद हमारा आयोडीन तनु विलयन बन के तैयार हो जाएगा। तनु होता क्या है, तनु यह होता है कि वैसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा अत्यधिक हो, उसे तनु कहा जाता है, तनु विलयन कहा जाता है। तनु विलयन अगर कहीं आता है सवाल कि तनु विलयन क्या है, तो जिस विलयन में जल की मात्रा अत्यधिक हो उसे तनु विलयन कहा जाता है। तो आयोडीन तनु बनाने के लिए क्या है, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, घोल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले एक परखनली लेंगे, उसमें आधा पानी डाल देंगे, आधा परखनली में, और उसमें 2 से 3 बूंद क्या डालेंगे हम, टीचर आयोडीन। टीचर आयोडीन क्या क्या कैसे कैसे बनेंगे, तो आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड प्लस यानी एथिन एल्कोहल। एथिन एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, एथिन एल्कोहल। इस सभी को सम्मिश्रित करेंगे तो टीचर आयोडीन बन जाएगा। और ये टीचर आयोडीन का 2 से 3 बूंद उसमें डालना है, और जैसे डालिएगा तो आयोडीन का तनु विलयन बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हो आगे बन के रेडी हो गया। अब चलते कॉपर सल्फेट का विलयन। अब कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कॉपर सल्फेट का विलयन। तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें पहले नंबर 100 मिलीलीटर पानी ले लेंगे हम, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट उसमें डालेंगे। अब इसमें नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाता है। अब जैसे अगर उसमें डालिएगा तो नीले रंग का बन जाता है। तब इसमें अब आता है कि कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का सूत्र आप लोग को मालूम होगा, CuSO4 × 5H2O। एक कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसको क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है कि पहले नंबर उसमें 100 मिलीलीटर जल ले लिया जाता है, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जाता है, और जैसे विलयन डालिएगा तो उसमें रिएक्शन होना स्टार्ट, और जैसे पानी के साथ रिएक्शन होना स्टार्ट, तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनकर रेडी हो जाएगा। याद रखिएगा 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है।
तब एक रेडी हो जाएगा, घोल तैयार हो जाएगा, जिसमें कॉपर सल्फेट क्या क्या चीज मौजूद होते हैं, तो CuSO4 इंटू 5H2O। अब इसी तरीका से देखते हैं हम लोग, अब कास्टिक सोडा का विलयन कैसे बनाएंगे। तो 100 मिलीलीटर जल ले लेंगे हम, और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देंगे। कास्टिक सोडा जिसको NaOH कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम कास्टिक सोडा है, याद रखिए। कास्टिक सोडा का दूसरा का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2, ये सब केमिस्ट्री नाम याद रखिएगा, जिसको नीला थोथा भी कहा जाता है। ये पानी में घुलने के बाद नीला रंग देता है, ये भी याद रखिएगा कि नीला थोथा क्या है, कि पानी में घुलने के बाद नीला रंग प्रदान करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन बन के रेडी हो गया, तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग कॉपर सल्फेट का समझ में आया कि कॉपर सल्फेट कैसे बनेंगे, कास्टिक सोडा कैसे बनेंगे। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2 हो गया। कब? जब उसको 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे तो विलयन बन के रेडी। उसी तरह से कास्टिक सोडा का एक विलयन तैयार करना होगा, तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे उसमें डालेंगे तो एक विलयन बन के रेडी हो जाएगा। ये जब तीनों विलयन बन के रेडी हो जाता है, तब धीरे धीरे हम लोग परीक्षण करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, मंड कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें है। अगर कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में मौजूद है भोजन में, तो उसको हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। ये कैसे परीक्षण कर सकते हैं कि उसमें मंड है और शर्करा है कि नहीं। तो पहले नंबर क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर क्या करें, परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डाल देंगे। यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसमें 2 से 3 बूंद क्या डालेंगे, तनु आयोडीन जो घोल बनाया गया है। और जैसे अगर डालिएगा तो अगर उसका कलर परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नीला या काला रंग का होता है, तो उसमें हम समझ जाएं कि आयोडीन, यानी कि उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा के रूप में मौजूद है। तो यहां से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण करने के लिए, मैंने मंड और शर्करा को परीक्षण करने के लिए खाद्य सामग्री में क्या चीज डाला जाते हैं। तो याद रखिएगा, आयोडीन, तनु आयोडीन का बूंद डाले जाते हैं। यहाँ से एक सवाल आएगा कि खाद्य पदार्थों में मंड तथा शर्करा की उपस्थिति को जांचने के लिए कौन सी विलयन का उपयोग की जाती है। तो याद रखिएगा, आयोडीन, तनु आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। अगर तनु आयोडीन का विलयन का उपयोग करेंगे हम, अगर उसमें आपको काला रंग या नीला रंग अगर प्रदान हो जाता है, तो समझें कि उसमें मंड और शर्करा की उपस्थिति है। अगर कोई कलर परिवर्तन नहीं होता है, तो समझेंगे कि उसमें मंड और शर्करा की उपस्थिति नहीं है। चलिए इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं और इसी तरीके से हम और आगे देखते हैं। तो कहता है कि इन परीक्षण को हम किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहरा सकते हो, जांच सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे हो सकता है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। अब देखिए कह रहा है कि प्रयोग जैसे जैसे प्रयोग कीजिएगा तो आप उसको लिखिएगा कहाँ, सारणी 2.2 में। देखिए यहाँ पे सारणी 2.2 दिया हुआ है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक, यहाँ पे देखिए खाद्य पदार्थ, मंड, प्रोटीन, वसा, ये सबकी उपस्थिति को चेक किया जा रहा है। यहाँ पे जो जो आप चेक कीजिएगा उसकी उपस्थिति के यहाँ पे दर्जा करना है, लिखना है। इस चार्ट में आपको लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट करके लिखना है। तो अब देखिए हम लोग मंड और शर्करा की उपस्थिति यानी कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर सकते हैं। तो कोई भी खाद्य पदार्थ ले लीजिएगा, 2 से 3 बूंद तनु आयोडीन का घोल अगर डालेंगे
अब जैसे घोल डालने के बाद रिएक्शन करने के तत्पश्चात अगर भोजन का कलर काला और नीला हो जाए तो समझ जाएंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मौजूदगी है। अगर चेंज नहीं होता है कलर तो समझ जाएंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी नहीं है। अब आगे चलते हैं प्रोटीन की परीक्षण। अब प्रोटीन को भी परीक्षण किया जा सकता है। तो प्रोटीन को परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, प्रोटीन में परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा ले लीजिए। जिस खाद्य पदार्थों की परीक्षण करना है यदि वह ठोस हो तो उसको पहले नंबर पेस्ट या चूर्ण बना लीजिए। अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको पहले नंबर पाउडर बना लीजिएगा। अब पाउडर बनाने के बाद एक परखनली में क्या कीजिएगा कि जो भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम लोग चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बना के पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। और पाउडर के फॉर्म में जैसे हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, एक परखनली में उस मैंने कि पदार्थ की पाउडर बना कर डाल देंगे और प्लस उसमें पानी डाल देंगे। जैसे पानी का अगर 10 बूंद डालते हैं तो उसमें एक तरीका से पेस्ट बन जाएगा, घोल बन जाएगा। अब उस घोल के अंतर्गत हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सारा चीज है ना। तब क्या हुआ कि ठोस हो जाता है तो पहले उसे पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। पहले चूर्ण बना लेंगे हम। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा में पीस कर या है ना मसल कर उसे चूर्ण के रूप में पहले परखनाली में करके एकत्रित करके रख लेंगे। अब इसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और जैसे 10 बूंद जल डालिएगा तो एक तरीका से घोल बन के रेडी हो जाएगा। और जैसे घोल बन के रेडी हो जाएगा तब उसको परीक्षण किया जा सकता है। तब उसमें क्या होगा, अब ट्रॉपरी की सहायता से, यानी एक छोटा सा होता है जिससे आप मैंने लिक्विड को पकड़ने की वाला एक होता है। अब उसमें 2 से 3 बूंद कॉपर सल्फेट का बेलन डाल देंगे। जो परखनली में जो डाला हुआ है, जो चूर्ण डाला हुआ है, पहले जो पेस्ट बना हुआ है उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2 जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसको 2 से 3 बूंद उसमें परखनली में डालेंगे। और जैसे परखनली में 2 से 3 बूंद डालेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अब देखिए दोनों डालना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। और डालने के बाद अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए, उसको रख दीजिए। अब इसमें अगर कलर चेंज होता है क्या क्या डालना है, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलयन, दोनों विलयन को उसमें, हाँ ये याद रखिए कॉपर सल्फेट का 2 बूंद डालना है और कास्टिक सोडा 10 बूंद डालना है। अब डालने के बाद जैसे परखनली में डालने के बाद उसको हिला के छोड़ देंगे हम, कम से कम 2 से 3 मिनट तक उसको छोड़ देंगे रिएक्शन करने के लिए। अब इसके बाद हम उसको देखते हैं कि किस कलर में हो जाएगा। अगर बैगनी रंग का हो गया तो समझ आएंगे उसमें प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की मौजूदगी रहेगा तो वह क्या होगा, उसका कलर बैगनी कलर का। अगर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति रहेगा तो काला और नीला होगा। और जैसे अगर प्रोटीन की उपस्थिति होगा तो कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर हो जाएगा आपको बैगनी कलर का। अगर उसमें अगर बैगनी कलर का अगर हुआ तो समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूदगी है। अब हम आइए परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ दोहराते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन को परीक्षण करने के लिए 2 घोल होना जरूरी है। फर्स्ट कैल्शियम, फर्स्ट में क्या हुआ कॉपर सल्फेट, और दूसरका में क्या हुआ कि कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों को अगर उपयोग करेंगे हम कोई परखनली में डालकर तब हम प्रोटीन की परीक्षण कर सकते हैं। और प्रोटीन को परीक्षण करने के लिए हमें उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी कलर कैसा हो। अगर बैगनी हुआ तो समझ जाएंगे उसमें प्रोटीन की मौजूदगी है। वसा के लिए परीक्षण। अब हम लोग देखते हैं कि वसा के लिए, अगर वसा के लिए परीक्षण कर सकते तो उसके लिए भी परीक्षण कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए और इसमें एक
कागज के टुकड़े से लपेट कर कूटिए। अगर देखिए कोई भी खाद्य पदार्थ को लीजिए आप, अगर उसमें चाहते हैं कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर ली। अब देखते हैं कि दो चीज को पहचान करने की तरीका तो आपको मालूम चल गया। अब हम देख सकते हैं कि वसा को कैसे पहचान कर पाएंगे। तो जो भी आपके पास खाद्य सामग्री हो तो उसे क्या कीजिए कि पेपर में लपेटिए, और पेपर में लपेट कर उसको कूचने का प्रयास कीजिए। और जैसे कूचिएगा ना, पाउडर बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो उसकी जो भी पार्टिकल से निकलने वाले जो कण है तो उसमें क्या होंगे कि पेपर के साथ चिपक जाएंगे। अगर पेपर से जैसे चिपक जाएगा, अगर तेल के रूप में चिपक गया तो समझ जाए कि उसमें वसा है, और तेल के रूप में नहीं चिपक रहा है तो समझ जाए कि वसा उसमें नहीं है। तो इस तरीका से हम लोग वसा को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को आप लोग पूरा कीजिएगा। इस क्रियाकलाप को आप लोग पूरा कीजिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कच्ची सामग्री, अब हम आप लोग को बताते हैं कि वसा का परीक्षण कैसे हुआ। अब इस परीक्षण को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं पारा पारी से किस चीज का परीक्षण कैसे कैसे हुआ, और कौन सी चीज को परीक्षण करेंगे तो क्या क्या प्रतिफल होगा। चलिए अब हम इसमें परीक्षण कर करके देखते हैं, और परीक्षण कर करके देखेंगे हम कि किस चीज में मंड उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, वसा उपस्थित है। हम सभी को जांच कर 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 देख सकते हैं। न हो तो आप घर पे भी इसको जांच करके देख सकते हैं आप। और जांच कर देखने के बाद इसमें क्या करें कि इसको मेंशन। तो इस देखिए खाद्य सामग्री सारणी नंबर 2.2, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व। इस चीज देखिए, इसको हम लोग परीक्षण करके इसको पूरा किया जा सकता है। वसा के लिए हमें समझ में आया कि वसा क्या होती है, वसा को कैसे परीक्षण किया जा सकता है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ को पहले ले लीजिए, उसको पेपर में रोल कर लीजिए, लपेट कर उसको कूचिए। कूचने के बाद जैसे पाउडर के फॉर्म में होगा, उसमें जो भी पार्टिकल रहेंगे से पेपर से चिपक जाएंगे। अगर उसमें तैलीय पदार्थ होगा तो समझें कि इसमें वसा है, अगर तैलीय पदार्थ नहीं होगा तो समझें कि वसा नहीं है। इस तरीके से हम लोग वसा को पहचान कर सकते हैं। वसा को पहचान करना सबसे इजी है। प्रोटीन को पहचान करने के लिए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीज होना जरूरी है। और और कार्बोहाइड्रेट को पहचान करने के लिए आयोडीन, तनु आयोडीन होना अति आवश्यक है। तो याद रखिए, तनु आयोडीन रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा और कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा, कैल्शियम सल्फेट रहेगा, यानी कॉपर सल्फेट रहेगा, और कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो चीज रहेंगे तो हम प्रोटीन को चेक कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन को चेक करने के लिए कौन कौन से विलयन होना अति आवश्यक है। तो प्रोटीन को चेक करने के लिए कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो चीज का विलयन होना चाहिए। मंड को चेक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मंड को चेक कैसे किया जा सकता है? मंड और शर्करा को कैसे, यानी कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे की जा सकती है? तो आयोडीन, तनु आयोडीन का घोल रहेगा तो हम कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर सकते हैं। वसा को पहचान करने के लिए कोई भी पदार्थ रहेगा, पार्टिकल रहेगा, उसको पेपर में रोल करना है, उसको पूछना है। वो छोटा छोटा पार्टिकल के माने कि छोटा छोटा पीस के रूप में हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर पेपर में चिपक जा रहा है तेलीय पदार्थ तो समझ जाएं कि इसमें वसा है, अन्यथा नहीं है। तो इसी तरीका से हम लोग सारणी 2.2 को खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों को चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे कच्चा आलू। तो कच्चा आलू में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं। यहाँ फर्स्ट में देखिए
और हम लोग इसको देखते हैं, डिटेल से समझते हैं। और देखिए इसको जूम करते हैं, समझते हैं। हम लोग देखिए इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यानी कि देखिए कच्चा आलू जो है, तो इसमें मंड की उपस्थिति, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसमें रहता है, यानी मंड की उपस्थिति होता है। और कच्चा आलू में प्रोटीन नहीं होता, वसा नहीं होती है। दूध में क्या होता है? दूध में प्रोटीन होती है, बिल्कुल। दूध में प्रोटीन, वसा नहीं होता है, उसमें मंड होता है। मूंगफली में वसा होती है। बिना, अब देखिए यहाँ पर अब कह रहा है कि बिना पका हुआ चूर्ण, बिना पका हुआ चावल जो है, चावल का चूर्ण अगर देखा जाए तो उसमें क्या हो सकता है? बिना पका हुआ चावल का चूर्ण देखा जाए तो उसमें क्या, मंड की उपस्थिति। चावल रहने का मतलब मंड होगा, उसमें प्रोटीन नहीं होगा और ना आपको वसा होगा, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा यहाँ? तो इसमें यानी कि जो चावल है, तो चावल में यानी कि मंड होगा, मंड की उपस्थिति होगा, ठीक है। और उसी तरीका से हम लोग देखते हैं इसमें पका हुआ चावल, अगर पका हुआ चावल है, पका हुआ चावल, तो इसमें भी मंड की उपस्थिति होती है। प्रोटीन नहीं होगा और ना आपको वसा होगा। अब देखते हैं हम लोग सूखा नारियल। सूखा नारियल तो आप जान रहे कि उसमें तेली चीज होगा, तो उसमें वसा ही होगा, उसमें आपको मंड नहीं होगा ना प्रोटीन होगा। बिना पक्की, बिना पक्की अरहर की दाल चूर्ण, अगर अरहर की दाल में देखा जाए तो अरहर की दाल में प्रोटीन नहीं होगा, क्या इसमें मंड होगा? इसको भी चेक करके देखा जाए तो बिना पके हुए अरहर की दाल का चूर्ण लीजिएगा और उसमें हम लोग चेक करके देखेंगे तो मंड की उपस्थिति होगा। नहीं नहीं, बिना पका हुआ चावल में अगर उसको करेंगे अरहर की दाल में, तो मंड नहीं, उसमें प्रोटीन होगा। जितने भी दाल रहता है उसमें अधिकांश प्रोटीन रहते हैं। पकी हुई दाल, इसमें भी आपको क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा, पके हुए दाल में भी प्रोटीन। पका हुआ दाल में प्रोटीन रहेगा। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी सब्जी का एक टुकड़ा जिसमें वसा होगा, किसी सब्जी का एक टुकड़ा जिसमें वसा होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। न तो सब्जी का, देखिए किसी सब्जी का एक टुकड़ा, उसमें मंड नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं हो सकता, ना वसा होगा, उसको चेक करके देखिएगा। किसी फल का एक टुकड़ा, और किसी फल का अगर एक टुकड़ा देखते हैं तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेंगे। फल के टुकड़ा अलग है, उसमें फल में जैसे हो सकता है विटामिन मिल सकते हैं, लेकिन ये सब सारा चीज नहीं मिलता। सब्जी में भी देखिए उसमें विटामिन मिलता है, बट उसमें ये सब मंड हो, वसा हो, ये सब नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं पका हुआ फल का एक टुकड़ा, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेंगे, इसमें आपको जो भी मिलते हैं तो विटामिन मिलते हैं। उबला अंडा, तो उबला अंडा में क्या होगा? इसमें तो प्रोटीन होगा, उबला हुआ अंडा जो रहता है इसमें प्रोटीन होता है। तो इस तरीका से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीका से कर करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब इसी तरह से अब देखिए यहाँ कागज का फट जाए, देखिए वही आपको परीक्षण करने के लिए बता रहे हैं कि वसा को परीक्षण करने के लिए क्या, कागज का फट जाए तब उसमें कागज को सीधा कीजिए और उसमें ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें तेल के धब्बे लगे हुए हैं कि नहीं। ये सब सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ जो आपको वसा के बारे में बता दिए। तो ये सारा चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, कागज फट जाए, कागज फट जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और सावधानी ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकार के सामने लाएं।
अब इसको हम लोग देखें, कागज को प्रकाश के सामने लाने के बाद हमें क्या पता चलेंगे कि कागज पर एक धब्बे से होकर आने वाली धुंधला प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो ये समझ जाएं कि अगर इस पे एक धब्बा है, तेल से युक्त कोई चीज है लगा हुआ, तो समझ जाएं कि इसमें वसा, वसा का मतलब ही होता है तेल युक्त चीज। जितने खाने में तेल युक्त अगर हो तो उसमें समझ आए कि इसमें वसा युक्त है, वसा है। तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो जैसे देखिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग देखेंगे कोई भी चीज में अगर वसा है तो वैसे चीज को हम लोग पेपर में लपेट कर उसको कूचने का प्रयास करेंगे, थोड़ा उसको पाउडर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे पाउडर बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें जो भी पार्टिकल है सब पेपर में सट जाएंगे, और उसमें ये पता चलेगा कि हाँ, इस पेपर के अंदर, इस पेपर में जब सट जाएंगे तो ये बाद में उसको झाड़ कर देखिएगा तो उसमें लगेगा तेल की अंश दिखाई देगा, तो समझ जाए कि इसमें हमारा वसा युक्त है। तो इसी तरीका से पकड़ने के लिए, समझने के लिए इसमें सारा चीज यहाँ पे एक्सपर्ट दिया गया है यहाँ पर, और इसमें कोई वैसा चीज खास नहीं है। बस इसका अर्थ यही है कि यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा तो इसमें समझ में क्या आया कि आप वसा को चेक कैसे कर सकते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट को चेक कैसे कर सकते हो, प्रोटीन को कैसे चेक कर सकते हैं, ये सब सारा चीज यहाँ से मिलेंगे। उससे संबंधित आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे कि वसा को चेक करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो वसा को चेक करने के लिए किसी भी पदार्थ को हम लोग उसको पाउडर के फॉर्म में पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पेपर में लपेट कर उसको कुचने का, थुड़ने का, यानी इसको तोड़ने का, छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करने का प्रयास करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाए कि उसमें वसा है या नहीं। चलिए और आगे हम इसमें आगे देखते हैं क्या है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि अच्छा, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिसका परीक्षण खुद आप कर सकते हैं, जिसका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसे खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? ऐसे भी देखा है कि जिसमें कोई पोषक तत्व उपस्थित न हो, तो हम इसमें देखिए पहचान कर सकते हैं, देख सकते हैं। खाने के सामग्री में अलग अलग पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। हमने 3 पोषक तत्व, पोषकों यानी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी ली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। अब विटामिन तथा खनिज लवण जो है, जैसे अन्य पोषक भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यक होता है, इसको भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सी होगा, तो कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे अहम भूमिका किस चीज की निभाई जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट। वसा से भी ज्यादा मिलती है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कहने का मेरा मकसद क्या हुआ कि एक कटोरी आप कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज ले लें और एक कटोरी आप वसा युक्त चीज ले लें। अब दोनों में अगर देखा जाए कि किसमें ज्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी, तो आप देखिए कि जिसमें वसा युक्त चीज जिसमें है उसमें ज्यादा आपको एनर्जी मिल पाएंगी, ऊर्जा मिल पाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ही बताया जा रहा है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मैंने वसा युक्त और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। आपसे सवाल आएगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन निम्न में कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा। कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इनमें से दोनों होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त दोनों हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए चित्र में दिया हुआ 2.3, चित्र नंबर 2.4 में देखिए शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्खन, ये सब सारा चीज दिखा हुआ, मक्का वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर आपको कमी हो, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में दिक्कत हो रही है, तो सारा चीज को खा सकते हैं। शकरकंद भी खा सकते हैं, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये सब जितने भी सारा चीज दिखाई दे इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। चलते और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए वसा के लिए कुछ स्रोत, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। अब ध्यान से देखिए वसा जिसमें यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए तो आपको मिल गया कि मूंगफली वगैरह सारा चीज मिल गया यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर सॉरी नहीं, कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत सारे चीज मिल गए। देखिए यहाँ पे तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता। लेकिन अब हम लोग चलते हैं वसा के लिए। तो वसा के लिए नेचुरली होगा और प्लस में मैंने नेचुरली तौर पर दोनों ही होगा, लेकिन एक पादप से होगा, एक जंतु से होगा। तब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर जंतु में देखते हैं, पादप में देखते हैं, तो पादप के लिए क्या क्या हो जाएगा? तो पादप के लिए अगर जैसे पेड़ पौधा से देखा जाए तो मूंगफली, तिल, गिरी, ये सब जितने सारा चीज है, ये सब हमारा क्या पादप वसा युक्त पदार्थ है, जिससे हमें वसा मिल सके, वसा की मात्रा अत्यधिक मात्रा में मिल सके। इसके लिए क्या क्या करना होगा? तो हमें पादप चीजों पर भी विश्वास करना होगा और जंतु पर भी विश्वास करना होगा, यानी कि जंतु में भी अलग होंगे पादप में भी अलग। तो पादप के लिए मूंगफली, गिरी, तिल, ये सब जितने भी सारा चीज है, ये सब हमें वसा मिलती है। अब देखिए जंतु से अगर देखा जाए तो जंतु से प्राप्त क्या क्या चीज हो सकते हैं? मांस, इसमें भी आपको वसा युक्त रहेगा, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, अंडा, ये सब में हमें क्या वसा प्राप्त होती है। ज्यादा अगर मात्रा में घी का भी उपयोग किया तो आपके शरीर में वसा युक्त पदार्थ हो जाएंगे ज्यादा मात्रा में। अब इससे हम लोग आगे देखते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जंतु स्रोत मैंने वसा युक्त जंतु स्रोत क्या क्या होगा? तो आपको बताना होगा जंतु से प्राप्त होने वाला सामग्री जिससे हमको वसा मिल सके। तो याद रखिएगा अंडा, मछली, क्रीम, घी, मक्खन, सब सारा चीज। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए अब दिया हुआ है चना, मूंग, ये सब जितना सारा चीज दिया हुआ हमारे पास, ये सब प्रोटीन के लिए है। अब प्रोटीन में कौन कौन सी भूमिका निभाया जाएगा? तो चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, ये सब हमारा जो है मटर, सोयाबीन, ये सब में हमारा क्या प्रोटीन मौजूद रहता है। ये सब जितना सब है दलहन है, या जितने भी दलहन रहते हैं सब में हमारा प्रोटीन मिलता है। और खास करके ये तो हमारा पादप से हुआ, और जंतु के थ्रू देखेंगे हम लोग तो मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध, इस सब में हमें क्या होगा? इस सब में हमें प्रोटीन मिलती है। इसे देखिए प्रोटीन के लिए पादप भी स्रोत है प्लस में जंतु, दोनों पे डिपेंड है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन पूछा है तो वो सब सारा चीज को हम हाईलाइट करते चल रहे हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं
क्या बनेंगे कि हमारे शरीर को वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए किस चीज की जरूरी होती है। तो याद रखिए, हमारे शरीर को वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की जरूरी होती है। वैसे तो हमारा पोषक तत्वों की जरूरी होती है, पोषक पदार्थ की, पोषक तत्वों की जरूरी होती है। तो पोषक तत्व में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरी होती है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों में स्वस्थ रहने के लिए सहायता करता है। अब देखिए, विटामिन जो है ना हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। विटामिन टोटल 6 प्रकार के होते हैं। टोटल 6 प्रकार का कौन कौन? ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ये टोटल 6 प्रकार का हमारा विटामिन होते हैं और सभी का काम अलग अलग है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं। विटामिन को, एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी क्या कहा जाता है, देखिए इस चीज को, लैंग्वेज को पहले समझा जाए। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर आएगा सवाल कि विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर, यानी आपसे पूछेगा कि टोटल विटामिन कुल कितने प्रकार के होते? तो 6 प्रकार के। कौन कौन? ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, याद रखिएगा। अब विटामिनों के समूह को बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये चीज याद रखिए। देखिए यहाँ से ये चीज, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है, की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंख के लिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी हमारे आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आंखों से जो समस्या हो रही है, तो विटामिन ए की कमी है। अगर विटामिन ए की भरपूर मात्रा में अगर उपयोग कर रहे हैं तो आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएंगे। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करती है, हमारे शरीर को मदद करती है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब कहा जा सकता है कि विटामिन डी है हमारे शरीर को, दांतों को, हमारे, देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। आपसे सवाल किया जाएगा कि हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रहने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होगी? तो विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की मदद करता है। यानी कि बहुत से हमारे सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? तो विटामिन सी। आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा है तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान है। अब कहता है विटामिन डी, यहां से देखिए सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां तक। अब कहता है यहाँ विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देखिए विटामिन डी क्या है ना, कैल्शियम तो हमारे शरीर के लिए माने कि हड्डियों को मजबूत करने में ज्यादा भूमिका निभाता है, लेकिन विटामिन डी क्या है कि विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता हो। इस चीज को समझिएगा। विटामिन डी क्या करता है कि विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए
कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है, कि कैल्शियम युक्त बनने में हेल्प करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन अब इससे एक चीज देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज विटामिन ए सी। तो देखिए विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है, ये सब देखिए दूध है, यहाँ पपीता है, गाजर है, आम है, सब सारा विटामिन ए की स्रोत है। विटामिन बी के लिए अगर देखा जाए तो यकृत यानी जो है ना, ये सब सारा चीज विटामिन डी का है। विटामिन सी के लिए संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब खाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, इसलिए संतरा भी खाना जरूरी है, अमरूद भी खाना जरूरी है, टमाटर भी खाना जरूरी है, और मिर्च तो याद रखिए हरी मिर्च खाना जरूरी है। नींबू, आंवला, इसमें विटामिन सी है। लाल मिर्चा न खाएं, क्योंकि लाल मिर्च हमारे शरीर को हानिकारक चीज है हमारे शरीर के लिए, लेकिन रेड कलर के छोड़कर ग्रीन मिर्च को खाएं तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी मौजूद रहते हैं। विटामिन डी के लिए क्या क्या है? दूध है, मक्खन है, और ऐसे मछली भी है, अंडे भी हैं, सब सारे विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य की प्रकाश है। देखिए आयोडीन के लिए कुछ स्रोत, तो आयोडीन के लिए भी देखिए सब सारा चीज स्रोत है यहाँ पर। फास्फोरस के लिए कुछ, देखिए फास्फोरस के लिए इतना सारा चीज। लोहा के लिए देखा जाए तो इसमें पालक वगैरह सारा चीज यहाँ है। कैल्शियम के लिए देखा है तो कैल्शियम का स्रोत हमारा दूध और सब अंडा वगैरह है। ये सब सारा चीज याद रखिए कैल्शियम का स्रोत क्या है। और अगर देखा जाए यहाँ तो लोहा का स्रोत, कैल्शियम का स्रोत, सबका अलग अलग स्रोत दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए पहले नंबर हम लोग इस चीज को समझ लें, एक लैंग्वेज में हम आपको समझा सकते हैं यहाँ, कि जितने भी सारा चीज जो दिया गया है ना, तो उसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पहले विटामिन ए का स्रोत, यहाँ पर जितना भी देखिए विटामिन ए का स्रोत क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन बी का स्रोत क्या है, विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा डिटेल से देखिए बताया जा रहा है आपको। तो देखिए विटामिन ए के लिए हमारा मुख्य स्रोत तो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये डायग्राम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो विटामिन ए का स्रोत, विटामिन ए का रासायनिक, अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम देखिए तो इसका नाम रेटिनॉल है। अगर आपसे पूछेगा कहें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, तो रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। अब विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो गाजर, पालक, टमाटर, कद्दू, आम, पपीता, दूध, घी, मक्खन, अंडा, ये सब जितने सारा चीज हम नाम बता रहे हैं आपको, सब विटामिन ए का स्रोत है। अब देखिए अब इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं, तो इसमें देखिए पपीता है, गाजर है, जो है ना पपीता, गाजर, दूध भी दिखाई दे रहा है आपको, प्लस में आम भी है। ये सब जितने भी विटामिन ए का स्रोत है। इसका कार्य क्या है कि आंखों की रोशनी बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसका सारा चीज का ही, इसकी कमी से रोग हो सकता है क्या क्या, तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, आंख को सुखापन, ये हमारा विटामिन ए की कमी होती है। तो इसके लिए हमको प्रचुर मात्रा में गाजर खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, टमाटर, कद्दू, जितने भी सारा चीज फल खाएंगे हम लोग। अब देखिए विटामिन डी, हम बी दिया जा रहा है विटामिन बी, तो विटामिन बी का स्रोत, तो विटामिन बी एक नहीं बल्कि कई प्रकार के होती है विटामिन बी। तो विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व, ये सब सारा चीज विटामिन बी का ही एक रूप है। अब इसका स्रोत देखा जाए तो इसका स्रोत में भी क्या होगा, साबुत अनाज, दालें, चना, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मूंगफली, सब जितनी सारा चीज है, ये सब क्या है, विटामिन बी का स्रोत है। इसका कार्य क्या है,
तो भोजन को ऊर्जा बनाता है, यानी कि भोजन को ऊर्जा में बदलता है। विटामिन बी का काम क्या है? विटामिन बी का काम है कि भोजन को ऊर्जा में बदलना, जितने जो भोजन उससे ऊर्जा निकालना। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को मजबूत करना विटामिन बी का काम है। खून बनाने में मदद करना, विशेष करके बी 12 का काम क्या है कि खून बनाने में हमें मदद करती है। इसके कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं? तो बेरी बी 1 की कमी से होता है, एनीमिया बी 12 की कमी से होती है, कमजोरी और थकान भी होती है विटामिन बी से। अगर विटामिन सी के बारे में देख लिया जाए यहाँ पर, तो विटामिन सी है, इसका क्या रासायनिक नाम है? याद रखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम तो अलग अलग है, बी 1 बी 2 बी 3 का नाम से है, लेकिन विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसका स्रोत क्या है? तो संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, इस सब में हमारा विटामिन सी मौजूद होता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसका कार्य क्या, अगर पूछ दिया जाए तो विटामिन सी का कार्य क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, घाव जल्दी भरता है। विटामिन सी का काम क्या रहता है कि घाव को जल्दी भरता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। इसलिए संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च सब खाना चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मौजूद रहते हैं। इसमें इसका कार्य समझ में आएगा। कार्य इसका क्या क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, घाव जल्दी किसी चीज को अगर कट उठ गया तो घाव को जल्दी भरने में हमारा कार्य करता है, मसूड़ों में स्वस्थ रखता है। इसका कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, ये विटामिन सी की कमी से होती है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर विटामिन सी के बाद विटामिन डी। अब विटामिन डी जब आ रहा है यहाँ, तो विटामिन डी को विशेष करके इसका सनयान विटामिन भी कहते हैं इनको, सनयाइन, सनसाइन। याद रखिए, विटामिन डी का नाम क्या है? सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल आएगा कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? DABCD, तो यहाँ विटामिन डी हो जाएगा। इसका स्रोत क्या है? सूर्य की प्रकाश सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूध, अंडा, मछली, मक्खन। इसका कार्य क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी का कार्य क्या है कि हड्डियों को मजबूत बनाना। कैल्शियम के अवशोषण में मदद करना, यानी कैल्शियम को निकालने में मदद करता है विटामिन डी, ये समझिएगा। और यहाँ पे ये भी समझिए कि कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो बच्चों में रिकेट्स जो होते हैं ना, विटामिन डी की कमी से होती है। बड़ों में ऑस्टियोमोरियंसिस, हड्डियों का कमजोर होना भी विटामिन डी का कारण होती है। तो ये सब सारा चीज हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जितने सारा चीज बात बताए, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हमारे पास आता है, अब कुछ और है हमारे पास अब देखने को मिलता है कि आयोडीन का कुछ मुख्य स्रोत, फास्फोरस का मुख्य स्रोत, और यहाँ पे रहेगा लोहे का मुख्य स्रोत, कैल्शियम का मुख्य स्रोत, और यहाँ पे जितने भी सारा सबका मुख्य स्रोत हमें डिटेल से बताया जा रहा है आपको। उसका उदाहरण दे देकर बताया जा रहा है किस चीज में मौजूद रहता है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम जो है, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आता है आयोडीन की मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो आयोडीन का क्या स्रोत है? तो आयोडीन में सबसे पहले देखते हैं तो आयोडीन युक्त नमक सबसे प्रमुख स्रोत है। समुद्री मछली, समुद्री शैवाल, दूध, अंडा, सब जितने भी सारा हम नाम बता रहे हैं, इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ये किसी चीजों में मौजूद रहता है, नमक में मिलाया जाता है, समुद्र में पाई जाने वाली चीजों से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर में कार्य इसका क्या रहता है कि थायराइड ग्रंथि को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। शरीर की वृद्धि और मोटापा बांझी नियंत्रित भी करता है। इसकी कमी से क्या क्या रोग होती? तो घेंघा रोग, बच्चों के मानसिक विकास रुक जाता है विटामिन आयोडीन की कमी से।
अब देखिए फास्फोरस देखते हैं हम लोग। इसका स्रोत समझ में आया कि इसका स्रोत क्या है कि सूर्य के प्रकाश में रहना अति आवश्यक है। समुद्री मछली, समुद्री शैवाल, दूध, अंडा। अब आता है फास्फोरस। यहाँ देखिए फास्फोरस का यानी आयोडीन का यहाँ हो गया स्रोत। अब हम लोग आते हैं फास्फोरस के कुछ स्रोत। तो फास्फोरस के लिए कुछ स्रोत क्या क्या हो सकता है? तो दूध, दही, पनीर, दालें, मछली, मांस, मेवे, ये सब जितने सारा चीज है ये हमारा फास्फोरस के लिए है। तो फास्फोरस के लिए भी क्या है कि यदि किसी चीजों में मौजूद रहता है तो क्या क्या प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में मिश्रित रहता है फास्फोरस। डेयरी उत्पाद में वो अच्छी तरह से मिश्रित रहता है। शरीर के लिए कार्य क्या क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है फास्फोरस। ऊर्जा उत्पन्न में मदद भी करता है, और ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है कौन? फास्फोरस। यानी फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए समझिएगा कि फास्फोरस किन किन चीजों में होती है। इससे शरीर में क्या आता है कि कमजोरी हो जाता है, और हड्डी का कमजोर होना किसके अभाव में? तो फास्फोरस के अभाव में। अब आते हैं लोहा। लोहे का कुछ स्रोत। तो देखिए सब सारा चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लोहे में अगर आते हैं तो लोहा के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, चना, मसूर दाल, गुड़, अनाज, सेव, मांस, ये सब सारा चीज में हमें आयरन पाया जाता है। इस सब्जियां में दाल और अनाज यानी खून बनाने में वाले भोजन में भी इसको मदद होती है। शरीर में कार्य इसका क्या रहता है? तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है कौन? आयरन। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के काम करता है आयरन। कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, खून की कमी, थकान, चक्कर आना, कमजोरी, सब सारा चीज कमी होता है एनीमिया लोहे से। अब आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, दही, पनीर, तिल, सोया, हरी सब्जी। इसके शरीर में कार्य क्या है कि हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को सही काम करने में मदद करता है। इससे होने वाली बीमारी क्या है? तो रिकेट्स बच्चों में होती है, हड्डियों का कमजोर होना, दांतों को कमजोरी करना। सब सारा चीज होता है। तो देखिए एनसीईआरटी में जो हम अपना आप से बता दिए, लेकिन ये सब सारा एनसीईआरटी में देखिए दिया जा रहा है। हमारा शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी मिलता है, बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोत को हम लोग जानते हैं, समझाया गया है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर जो सारा चीज बताया गया है यहाँ से देखिए डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर आहारी रेशे, आहारी रेशे भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अब आता है यहाँ पे कि जल भोजन में उपस्थित पोषक में अवशोषित करने में हमारे शरीर में सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। समान हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य रूप से लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसमें इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उन उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्या कोई अन्य स्रोत जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो बहुत सारे वैसे चीजें देखिए हमारे शरीर के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम गई तो आपको बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं। तो याद रखिए टमाटर, नींबू जैसे कोई फल ले। अब इसमें देखिए क्रियाकलाप करने के लिए बताया गया। तो इसमें ये बताया गया है कि जितने जैसे टमाटर, तो टमाटर पानी रहता है तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद करता है। नींबू में जो पानी की मात्रा होती है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो हमारे शरीर बहुत सारे वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे वस्तु से ले लेते हैं जिसमें हमारा पानी की मेकअप कर लेता हो, पानी की मेंटेन कर लेता है। वो सारा चीज यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए संतुलित आहार। अब यहाँ पे देखिए संतुलित आहार बताया जा रहा है कि संतुलित आहार क्या है। तो आप जानते हैं कि संतुलित आहार क्या होते हैं? संतुलित आहार क्या होते हैं यहाँ पर?
तो हम लोग देखते हैं कि अब देखिए पोषक तत्वों के बारे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्रोत, 3 महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में जान गए, वसा के बारे में स्रोत समझ गए, प्रोटीन स्रोत महत्वपूर्ण, विटामिन की भी समझ में आ गया कि विटामिन क्या होता है कि हमारे शरीर से रोगों से बचने में मदद करता है, हमारी आँख, हड्डी, दांत, मूछड़ों को मदद करता है। तो याद रखिए विटामिन ए, सब सारा चीजें बता दिएगा तो रुक्षांश वगैरह। अब हमारे पास यहाँ सवाल आता है कि संतुलित आहार क्या है, कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो प्रत्येक दिन जो हम लोग खाते हैं तो उसे आहार कहते हैं, लेकिन संतुलित आहार हमारे लिए क्या है वो अलग है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक ले और न आवश्यकता से कम, यानी हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार ही भोजन की कमी को दूर किया जा सकता है। देखिए हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए, ये जल होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा और संतुलित आहार खाते हैं। इस संतुलित आहार में हर चीज को पर्याप्त मात्रा में लेना ही संतुलित आहार कहलाता है। ये नहीं कि ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हमारा शरीर में विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए संतुलित आहार क्या है। तो जितने भी सारा चीज दिया हुआ है तो इस चीज से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपसे सवाल करेगा कि संतुलित आहार क्या है तो इसको डिटेल से बताया जा सकता है एग्जाम्पल देकर। अब इसमें देखिए हम लोग समझ सकते हैं संतुलित आहार में क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर इसको परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अपने आप से परिभाषा बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है कि जिस भोजन में शरीर की आवश्यकता को अनुसार सभी आवश्यकता पोषक तत्वों की सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जिन भोजन में शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में हो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। न किसी चीज की ज्यादा न किसी चीज की कमी, जैसे यानी हमारे भोजन में जिसमें से सभी चीज शामिल होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जैसे पर्याप्त पानी। अगर इतना सारा चीज अगर पर्याप्त मात्रा में तो हमारा शरीर की संतुलित आहार है। अगर संतुलित आहार में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होगा तो दाल, दूध, अंडा। वसा कहाँ से होगा तो तेल, घी, मक्खन। विटामिन कहाँ से होगा तो फल और सब्जी से। खनिज लवण देखा जाए तो दूध, कैल्शियम, पालक से। पानी हो जाए तो हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होना चाहिए जो हमारे शरीर को पचने में बहुत मदद करती है। अगर संतुलित आहार के रूप में देखा जाए तो सुबह सुबह का नाश्ता अलग है, दूध, फल। दोपहर में रोटी या चावल, दाल, हरी सब्जी, सलाद, दही। रात के लिए हल्का भोजन, रोटी, सब्जी, दूध। इस तरीका से हम लोग देख समझ सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ष के लिए लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी व्यक्तियों को अलग अलग आहार की आवश्यकता होती है। क्या आप सही सोचते होंगे कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल, हमारे शरीर को अगर कार्य करवाना है तो संतुलित आहार दीजिए, अन्यथा नहीं। फिर तो सारा चीज के बारे में डिटेल से बताया गया। देखिए यहाँ बताया गया दालें, मूंग। कहता है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वन भोजन, दक्षिण भारत में भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, सब सारा चीज हमारे क्या है, ये संतुलित भोजन का आहार का एक प्रारूप दिया गया है। देखिए पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो जी नहीं, जीव जंतु जितने भी रहते हैं सबको संतुलित आहार के लिए अलग अलग चीज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा उसे पचाने में आसानी से भी
इसमें से साथ साथ पकाने के कुछ पोषक तत्व भी हानि हो जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, जो विटामिन सी युक्त चीज है, यहाँ से देखिए सवाल आते हैं कि कुछ कुछ वैसे भोजन है जिसे पकाने के बाद उस स्वाद तो खैर बढ़ जाता है लेकिन उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल यानी कि विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ। तो जो भी विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ है तो उससे हम लोग ज्यादा गर्म तक हीट न करें, नहीं तो उससे जितना भी विटामिन सी रहता है से नष्ट हो जाते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी वस्तु को गर्म करने से उससे विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। तो जो विटामिन सी वाले पदार्थ हैं, विटामिन बी को गर्म करने से नष्ट नहीं होते, विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, कि यहाँ पे सारा चीज दिया है कि 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन समझिएगा। 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः इसमें तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन भी खाना चाहिए और हम के अलावा भी कुछ नहीं खाना चाहिए। तो देखिए कहने का मेरा मकसद क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जितना हम भोजन को लेते कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज, उतना हम लोग वसा युक्त चीज ले। एक ही कटोरी में अगर दोनों को देखा जाए तो उस चीज में वसा का मात्रा ज्यादा और हमारे शरीर की ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। बहुत हानिकारक हो सकता है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक हो। याद रखिए ज्यादा मात्रा में अगर वसा हो तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, यानी मोटापे हो सकते हैं। तो मोटापे होने का कारण क्या है? वसा, हमारे शरीर में अत्यधिक वसा। अभावजन्य रोग। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसकी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो उसमें उस व्यक्ति में उसके अभाव से कई ग्रसित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हम उस चीज को हम भोजन संतुलित भोजन करेंगे, इसलिए याद रखिएगा। जब सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यदि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट दोनों की उचित मात्रा हो तो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए कह रहा है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी, अवरुद्ध उत्पन्न हो जाएगी। यानी किसी भी व्यक्ति को माने कि वृद्धि अवरुद्ध उत्पन्न होने के लिए क्या किया जा सकता है? तो लंबे समय तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बंद कर दे। जैसे बंद किया जाए तो उसकी जो वृद्धि है से रुक जाएगा और वह दुबलापन हो जाएगा, इसका दुष्परिणाम मिलेगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग उत्पन्न विकृति हो सकती है। इसमें से कुछ साधारण हो सकते हैं। सभी अभाव जनित रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने के लिए लंबी समय अपनाना पड़ता है। इन अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हैं कि हमारा पोषक तत्व की वितरण सामान्य है। यह विभिन्न वितरण हमारे भोजन की आवश्यकता पोषक तत्वों के लिए उपस्थित होती है। अब आगे चलते हैं, इसमें इस चैप्टर में विशेष करके वो भोजन संबंधित मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे कि विटामिन ए अभाव जनित रोग 6 लक्षण। तो विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन ए से हमारा क्या होता है कि हमारे शरीर में क्षमता होती है। इसकी कमजोरी से अंधेरे रात के समय दिखाई नहीं देना, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। विटामिन बी1 बेरी बेरी, इससे लक्षण क्या क्या है? तुरल पेशी और काम करने में ऊर्जा की कमी होना। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों और खून निकलने वाला घाव भरने के लिए अधिक समय लगाना। तो ये सब सारे जितने सारा चीज इंपॉर्टेंट है, सब सारा चीज को याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा एक प्रमुख शब्द है, इसके बारे में डिटेल से आप लोग देख लिए अभी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे विषय वस्तु पर चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन, हमारे भोजन की मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यानी 1 2 3 4 5, मैंने पोषक तत्वों में किसकी भूमिका होती है? तो 5 पोषक तत्व होते हैं खास करके। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तो जल भी मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर पोषक तत्व पूछ देंगे कि टोटल कितने पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, तो 5। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अब इसके अतिरिक्त कौन कौन हो सकते हैं? तो आहारी रेशे और जल। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपसे सवाल पूछा जाए कि ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए किया होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीज दिया हुआ है। क्या कहता है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व एवं पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हम विटामिन हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की मदद करते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम से विशिष्ट रोगों अधिक विशिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। दिया हुआ कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। ये बहुत सारा चीज है ये, कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। एक झलक हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं और प्रश्न को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में कहता है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। यानी हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व का नाम बताना है यहाँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम। तो फर्स्ट में अगर चलते हैं मुख्य पोषक तत्व के नाम बताने के लिए, तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारी रेशे। टोटल तो 5 हैं, तो 5 के साथ 2 और, यानी कि टोटल हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने में 5 नहीं 7 की भूमिका आएगी। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, रुक्षांश, ये सारा चीज। तो याद रखिए, अगर सवाल आपको आता है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारी रेशे। इसका कारण क्या है कि ये सभी तत्व शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर को सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। अतः हमारे शरीर के लिए जितनी पोषक तत्व हैं तो सभी होना जरूरी है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, रुक्षांश और जल। अब आता है सेकेंड, निम्नलिखित के नाम लिखिए। निम्नलिखित के नाम लिखिए, ये फर्स्ट कारण हो गया यहाँ पर। अब सेकेंड आते हैं क्वेश्चन में। तो कहता है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा।
कारण क्या है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है, और वसा अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करता है। ये दो चीज याद रखिएगा। वसा अधिक ऊर्जा में संग्रहित कौन करता है? मैंने वसा ऊर्जा को संग्रहित करता है और सबसे अधिक मात्रा में वसा ही देता है। अगला है यहाँ कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षक के लिए आवश्यक है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षक के लिए आवश्यक है, कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत मददगार होती है। कारण कि प्रोटीन शरीर में कोशिकाओं, मांसपेशियों और ऊतकों की वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत को भी मदद करने में मदद करता है प्रोटीन ही। अब आते अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ कि वह विटामिन जो हमारी शरीर की दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो विटामिन डी नहीं, विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कारण विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, उसकी कमी से रतौंधी भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खनिज जो अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। तो अस्थि और हड्डी के लिए आवश्यक होते हैं तो विटामिन डी। विटामिन डी देखा जाए, अब ऐसे तो कैल्शियम, क्योंकि कोचिंग कर रहे हैं कि विटामिन, वह विटामिन जो हमारे से अच्छी दृष्टि के लिए नहीं, वह खनिज, खनिज कह रहा है तो खनिज में आपको हो जाएगा क्या? कैल्शियम। कैल्शियम को खनिज कहा जाता है, विटामिन अलग होते हैं। कारण कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, इसकी कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अब दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो वसा अगर आ रहा है तो वसा में हमारा आ जाएगा घी मक्खन, मंड के रूप में आ जाएगा चावल आलू, आहारी रेशे में अगर आ जाएगा तो सब्जी, हरी सब्जी और फल, प्रोटीन में आ जाएगा तो दाल और अंडे, सब सारा चीज का। ये खाद्य पदार्थ संबंधित पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जितने सारा चीज वसा में आ गया, मंड में आ गया, हारी रेशे में आया, प्रोटीन में आया, ये सब सारा चीज हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें से सही कथन को सही टिक लगाइए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है? तो नहीं, हम केवल चावल खा के शरीर को पोषक तत्वों से पूर्ति नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर की पोषण के लिए 7 प्रकार की सामग्री को खाने होंगे। संतुलित आहार, ये फर्स्ट गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजनित रोगों की रोकथाम किया जा सकता है। यस, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यस, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? तो नहीं, गलत है, केवल मांस नहीं, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। अब खाली जगह विटामिन डी के अभाव से रोग होता है। तो विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी के अभाव से होता है। क्यों? क्योंकि हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती विटामिन डी के कारण। खाली जगह की कमी से बेरी बेरी रोग नामक रोग होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। खाली जगह की कमी से बेरी बेरी रोग तो हो गया। विटामिन सी के अभाव से खाली जगह नामक रोग उत्पन्न होता है। विटामिन सी की से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, क्योंकि मसूड़ों में खून आना, सूजन हो जाना, ये सब होती कारण। हमारे भोजन में खाली जगह के अभाव से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से, सॉरी विटामिन, हाँ, हमारे भोजन में खाली जगह के अभाव से रतौंधी होती है तो विटामिन ए की कमी से। हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। कहता है कि क्या एक 12 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य सामग्रियों को सम्मिश्रित करें जिससे
खर्चीले न हो तथा उसके क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो। सही में सुबह में दूध, फल, सारा चीज लिया जा सकता है। सिंपल चीज है, ये आप लोग अपना आप से बना सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 2 खत्म। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चैप्टर 2 का जितने भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ये पूरा एक्सप्लेनेशन और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सारा चीज डिटेल से बताया गया आपको। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें और लाइक करें। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार होगा। अब इसमें ये एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ने का कारण यह है कि इसमें बहुत सारे वैसे क्वेश्चन होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है और क्वेश्चन कहाँ से निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में सारा डिटेल से बताई जाती है इस चैनल पर। तो इसलिए अगर एनसीईआरटी को फुली कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।